Hello students, how are you all? Now let us start the next chapter of Java, that is string handling. चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले बेटा कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है स्ट्रिंग क्लास के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जावा में बहुत सारी क्लासेस पहले से ही बनी हुई हैं, इनबिल्ड क्लासेस हैं और हर क्लास किसी ना किसी पैकेज में स्टोर्ड है। सो जावा में एक स्ट्रिंग क्लास भी है जो पहले से ही बनी हुई है एंड दैट इज स्टोर्ड इन java.lang पैकेज। ये क्लास कौन से पैकेज में है? java.lang। और मैंने आपको java.lang पैकेज के बारे में बताया हुआ है कि ये एक ऐसा पैकेज है, अगर हमने इस पैकेज की क्लासेस को यूज़ करना है तो इस पैकेज को हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ इंपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि ये पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है हमारे प्रोग्राम में अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट से इसको इंपोर्ट ना भी करें तो बाय डिफ़ॉल्ट। यही एक ऐसा पैकेज है जो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है प्रोग्राम में, java.lang। इसके अलावा अगर किसी और पैकेज की क्लासेस को हमें यूज़ करना है तो हमें उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। नाउ लेट अस स्टार्ट कि जावा की स्ट्रिंग क्लास में कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग यू नो इज़ अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। जैसे मैं कहूँ ए या एक्स या सी या जेड, ये एक सिंगल करेक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई नेम बनाऊँ, मनप्रीत, रितु, ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं, इनको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में नंबर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। एंड अगर जावा में कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो हाउ कैन वी डिक्लेयर? हम लिखेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। आपको पता है जावा में जितनी क्लासेस हैं, चाहे हम खुद क्लास बना रहे हैं चाहे इनबिल्ड क्लासेस हैं, उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होता है। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग, उसके बाद अपना स्ट्रिंग का कोई नेम दे दो। जैसे इस एग्जाम्पल में str1 नेम दिया हुआ है, इक्वल्स टू, देन डबल कोट्स में हमने जो स्ट्रिंग स्टोर करवानी है वो लिख देंगे एंड सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी स्ट्रिंग जो है str1 नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई, इसको मेमोरी स्पेस मिल गई एंड उसमें माय नेम इज़ संदीप स्टोर भी हो गया। हम सीधी डेक्लरेशन भी कर सकते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, मीन्स इनिशियलाइजिंग द वैल्यू इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग डेक्लरेशन। हम सिर्फ डेक्लरेशन भी कर सकते हैं। मैं ऐसे भी लिख सकती थी स्ट्रिंग str1 सेमीकोलन, तो उसे str1 को मेमोरी स्पेस मिल जाएगी। और अगर मैंने साथ में स्ट्रिंग भी उसमें डाल दिया तो स्ट्रिंग जितना है उतनी मेमोरी स्पेस str1 को मिल जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन स्ट्रिंग क्लास? स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला बेटा स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर है एक सिंपल सा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है। आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है? किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। सो स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर का नेम भी स्ट्रिंग ही होगा ऑफ कोर्स। और पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसकी लिस्ट में कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल देखो, जो पहला कंस्ट्रक्टर है इसकी एग्जाम्पल देखो, लाइक दिस एग्जाम्पल नंबर 1। कैसे हमने यूज़ किया? हमने लिखा स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। तो इससे क्या होगा, str1 के नाम का एक नया स्ट्रिंग जो है, एक नया आप, क्योंकि देखो स्ट्रिंग जो है ये क्लास है, str1 उसका वेरिएबल है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। तो str1 एक हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया ऑफ स्ट्रिंग क्लास एंड ये ऑब्जेक्ट अभी खाली है क्योंकि हमने स्ट्रिंग क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है इसमें कोई पैरामीटर अभी नहीं दिया। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में हम बाइट टाइप का वेरिएबल पास करा सकते हैं, बाइट टाइप का एरे पास करवा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो फिर क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक मैंने बाइट टाइप का एरे डिक्लेयर किया b। आपको पता है जावा में एक बाइट जो डेटा टाइप भी होता है सिर्फ जावा में, ठीक है। एक बाइट डेटा टाइप भी होता है। करेक्टर जो जावा में करेक्टर है वो 2 बाइट्स लेता है। जैसे होता क्या था, सी या C++ में कैर वेरिएबल 1 बाइट लेता था, जावा में कैर वेरिएबल 2 बाइट्स लेता है।
सी या C++ में इंट 2 बाइट्स लेता था, जावा में इंट 4 बाइट्स लेता है। जावा में एक नया डेटा टाइप है जिसको बाइट कहते हैं, जो 1 बाइट लेता है। हमने बाइट डेटा टाइप का एक एरे बनाया बी नाम का, और उसमें हमने क्या डाल दी, कुछ नंबर्स डाल दिए 65, 66, 67, 68। अब होगा क्या, इस बात को ध्यान से समझना है आपने। हमने फिर str2 नाम का एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें ये बाइट बी को हमने पास करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब होगा क्या, जो बाइट क्लास का एरे है ना, इसमें जो हमने नंबर स्टोर करवाए हैं 65, 66, 67, 68, एक्चुअली होगा क्या, ये इस बाइट बी एरे में जो नंबर्स हैं, जब हम स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में बी एरे को पास करवाएंगे ना, तो होगा क्या, जो str2 है उसमें 65, 66, 67, 68 स्टोर नहीं होंगे। उसमें क्या स्टोर होगा, 65 किसकी स्काई वैल्यू है, कैपिटल ए की, वो स्टोर होगा। 66 किसकी स्काई वैल्यू है, कैपिटल बी की। 67 से कैपिटल सी की है। 68 कैपिटल डी की है। यानी str2 में 65, 66, 67, 68 इनिशलाइज नहीं होगा। str2 में क्या इनिशलाइज होगा, ए बी सी डी। Each byte value of array B is converted into its equivalent character value by considering each BI as a sky value। कि BI एक sky value है, ये किसकी sky value है, वो करेक्टर जो होगा वो फिर str2 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। Third type of string is, now the third type of constructor is where we have 3 पैरामीटर्स। ये कंस्ट्रक्टर में हम 3 पैरामीटर्स पास करेंगे। एक बी एरे जो बाइट टाइप का होगा, एक स्टार्ट इन टाइप का वेरिएबल, और एक काउंट। मींस नेम ज़रूरी नहीं कि बी, स्टार्ट और काउंट ही होने चाहिए वेरिएबल्स के, हम कोई भी नेम ले सकते हैं। लेकिन जो पहला पैरामीटर होगा वो बाइट टाइप का एरे होगा, दूसरा पैरामीटर इन टाइप का वेरिएबल होगा, और तीसरा पैरामीटर इन टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखो, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ देखो बी हमने एक एरे बनाया बाइट क्लास का, बाइट डेटा टाइप का, और हमने इसमें क्या वैल्यू स्टोर की, 65, 66, 67, 68 और 69। और आपको पता है कि बाइट में जब हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू स्टोर नहीं होती, एक्चुअली होता क्या है, उसकी स्काई वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक str3 नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया स्ट्रिंग क्लास का, और इसको डिक्लेयर करते टाइम हमने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया उसमें हमने 3 पैरामीटर्स भेजे। एक बी एरे भेजा बाइट क्लास का, बाइट जो डेटा टाइप का एरे हमने बनाया था बी, वो सेंड किया। एक हमने वैल्यू 1 सेंड की और एक हमने वैल्यू 2 सेंड की। अब 1 क्या था, देखो ऊपर 1 था स्टार्ट, कि हमने जो स्ट्रिंग में str3 में जो स्ट्रिंग स्टोर करवानी है वो कहाँ से स्टार्ट हो, और काउंट मीन्स कितने करेक्टर स्टोर करवाने हैं वहाँ से स्टार्ट करके। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा है B1 2, यानी 1 से स्टार्ट करो और 2 करेक्टर स्टोर करवाओ। अब ये जो 65 है ये B0 में स्टोर्ड है, 66 B1 में स्टोर्ड है, 67 B2 में स्टोर्ड है, 68 B3 में स्टोर्ड है, और 69 B4 में स्टोर्ड है। हमने कहा कि 1 इंडेक्स से शुरू करो, यानी 66 से शुरू करो, और कितने करेक्टर्स लो, 2, यानी 66 और 67 करेक्टर्स के इनके जो स्काई करेक्टर्स हैं वो str3 में जाएंगे। 66 का कैपिटल B और 67 का कैपिटल C। सो str3 में BC स्टोर हो जाएगा। बेटा बात क्लियर हुई? ठीक है, सो दिस वॉज द थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, अब इसमें बाइट का कोई लेना देना नहीं है, अब हम कैट टाइप का एरे बनाएंगे इसमें। तो जो फोर्थ कंस्ट्रक्टर है उसमें एक ही पैरामीटर होगा, कैट टाइप का कोई एरे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, बहुत ईजी है। हमने कैर का देखो एक एरे बनाया C, और इसमें हमने अब करेक्टर स्टोर करवा लिए सिंगल कोट्स में। आपको पता है करेक्टर्स हमेशा सिंगल कोट्स में स्टोर करवाते हैं, तो हमने इसमें करेक्टर स्टोर करवा लिए ABCD। और जब हमने str4 ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग क्लास का, इसमें हमने C एज अ पैरामीटर सेंड किया। ठीक है, C एरे, तो str4 में क्या स्टोर हो जाएगा, C एरे में जितने भी करेक्टर्स हैं वो स्ट्रिंग बन जाएगी ABCD।
तो str4 में ABCD स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टर है, फिफ्थ कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग क्लास का, वो कैसा है? ये जो कंस्ट्रक्टर्स आप समझ रहे हो ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर्स हम कॉल करेंगे जब भी हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के ये तरीके हैं। हम बिना पैरामीटर के भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक बाइट टाइप के एरे के साथ भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, 3 पैरामीटर्स वाला भी बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो हम ये पढ़ रहे हैं। अब फिफ्थ कंस्ट्रक्टर की टर्न है। सो फिफ्थ कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर्स हम स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर को भेज सकते हैं। एक उसमें से होगा करैक्टर टाइप का एरे, एक होगा स्टार्ट वैल्यू और एक होगी काउंट वैल्यू। तो देखो कैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने सी एरे बनाया, इसमें क्या स्टोर करवाया? इसमें 5 करैक्टर स्टोर करवाए, A, B, C, D एंड E। और str5 एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग क्लास का, और हमने कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर्स भेजे। एक C जो एरे बनाया करैक्टर टाइप का, वो एक वैल्यू 2 भेजी, एक 3। अभी जो दूसरी वैल्यू होती है यानी 2, जो बीच वाली वैल्यू होती है, वो होती है स्टार्ट। कि हमने str5 में जो स्ट्रिंग स्टोर करवानी है वो कौन से करैक्टर से शुरू करानी है। हमने लिखा 2, यानी कि अब A जो है वो C0 में स्टोर्ड है, B C1 में है, C जो है वो C2 में है। तो यानी C से शुरू करो और कितने करैक्टर्स लो? 3। तो C D E, तो C D E जो है ये स्टोर हो जाएगा फिर किसमें? स्ट्रिंग str5 में। आई होप इट इज क्लियर। एक और कंस्ट्रक्टर करेंगे, बस इसके बाद जो नेक्स्ट 2 हैं वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, जो एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो कि स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हम पास करवा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो फिर क्लियर होगा। सो 6th की एग्जाम्पल ये वाली है। हमने बनाया, मोस्टली हम ये यूज़ करेंगे, 95% हम ये 6th वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। हमने कैसे स्ट्रिंग बनाई? हमने बनाई स्ट्रिंग str6 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग पास करवा दी। अब होगा क्या? ये जो स्ट्रिंग है जावा लैंग्वेज, ये str6 में स्टोर हो जाएगी। सो सबसे सिंपल टाइप का कंस्ट्रक्टर ये है और मोस्टली ये हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। सो दीज वर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अब स्ट्रिंग आपको पता ना एक इनबिल्ट क्लास है, क्लास बनी हुई है। तो स्ट्रिंग क्लास में पहले से ये कंस्ट्रक्टर्स डिफाइंड है, ये हमने अब स्टडी किए थे। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको स्ट्रिंग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन स्ट्रिंग क्लास या हाउ कैन यू यूज़ अ स्ट्रिंग क्लास इन जावा, तो पहले स्ट्रिंग क्लास की इंट्रोडक्शन दे देनी है जो मैंने आपको समझाई थी। देन यू विल एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स जो हम स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पे कॉल करवा सकते हैं। एंड उसके बाद आप ये प्रोग्राम लिख देना। ठीक है, इस प्रोग्राम में उसने कोशिश की हुई है कि मोस्टली सारे कंस्ट्रक्टर्स जो हैं कवर अप हो जाएं। सो स्ट्रिंग क्लास जब आप समझाओगे देन ये प्रोग्राम भी आप एक्सप्लेन कर दो। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ इसमें किया क्या हुआ है प्रोग्राम में। सो क्लास एंड क्लास हमने बनाई स्ट्रिंग test2, कोई भी नाम रख दो अपनी मर्जी का क्लास का। ठीक है, इसने स्ट्रिंग test2 नाम रख दिया है। देन देयर इज अ मेन फंक्शन इन दिस क्लास। ठीक है, अब इस क्लास में सबसे पहले एक करैक्टर टाइप का एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं C नेम का। एंड उसमें क्या स्टोर करवाया है? उसने अलग अलग करैक्टर स्टोर करवाए हैं, FLOWER। ठीक है, अब होगा क्या? F जो है वो C0 में स्टोर होगा, L C1 में होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था करैक्टर टाइप का एरे C। एक बाइट टाइप का एरे बनाया B, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बाइट एरे में या बाइट में जब हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो एक्चुअली में वो वैल्यू नहीं स्टोर होगी, होगा क्या? वो वैल्यू कौन से करैक्टर की एस्काई वैल्यू है वो करैक्टर स्टोर होगा। नाउ लेट अस सी। अब बी एरे में हमने क्या स्टोर करवाया है? एक 106 करवाया है, एक 97 करवाया है, एक 118 करवाया है, एक 97 फिर से करवाया है। तो एक्चुअली बी जो एरे है इसमें 106 स्टोर नहीं होगा। होगा क्या स्टोर? 106 जो है वो कौन से एस्काई करैक्टर की एस्काई वैल्यू है वो करैक्टर स्टोर होगा। सिमिलरली 97 कौन से करैक्टर की एस्काई वैल्यू है वो करैक्टर स्टोर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। और अभी जब हम करेंगे ना आगे स्टेटमेंट्स तो आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। उसके बाद हमने स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया str1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और हमने कौन से तरीके से बनाया? हमने कैर एरे को पास करवाया कंस्ट्रक्टर को।
ठीक है, हमने उस तरीके से बनाया जिसमें करैक्टर टाइप का एरे हम पास करवाते हैं। अब हमने करैक्टर टाइप का सी एरे पास करवाया, ठीक है, और सी एरे में कौन से करैक्टर्स हैं, FLOWER, तो होगा क्या, ये सारे करैक्टर्स मर्ज हो जाएंगे या अपेंड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक स्ट्रिंग बन जाएगा फ्लावर, और ये str1 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो str1 में क्या स्टोर हो गया, str1 ऑब्जेक्ट जैसे ही डिक्लेयर हुआ उसको मेमोरी स्पेस मिली str1 को, प्लस कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, str1 में जो सी एरे में करैक्टर्स थे उनको जोड़ के स्ट्रिंग बना के str1 में स्टोर करवा दिया। तो str1 में क्या स्टोर हो जाएगा, फ्लावर। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है system.out.println, और क्या प्रिंट करवा रहे हैं हमने देखो डबल कोट्स में क्या लिखा है, 1 डॉट, तो ये मैसेज है, ये एसएच प्रिंट हो जाएगा, और साथ में str1 की वैल्यू। तो आउटपुट क्या बन जाएगी, आप सोचो, आउटपुट बन जाएगी 1 डॉट और str1 की वैल्यू इज फ्लावर, सो 1 डॉट फ्लावर, यानी नंबर 1 इज फ्लावर। सो यू कैन सी, फाइन। वापस प्रोग्राम में आते हैं। Now the next statement of the program is we are declaring another object str2 again of string class, और इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते टाइम आपको पता है डिक्लेरेशन के टाइम पे दो काम होते हैं हमेशा, एक तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी स्पेस मिलती है, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो str2 के टाइम पर अब कौन सा स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं। नाउ सी, पहला कौन सा है, पहला है जो करैक्टर टाइप का एरे है सी। सेकेंड आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया है, ये होता है स्टार्ट, कि हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है स्ट्रिंग बनानी, और थर्ड पैरामीटर का मतलब होता है कितने करैक्टर्स लेने हैं। सो देखते हैं कि बनता क्या है। अब हम सी जो करैक्टर एरे है उसके सेकंड करैक्टर से शुरू करेंगे। सेकंड मीन्स सेकंड इंडेक्स वाले से, 0 1 2 FLO, सो दैट वुड बी O। ठीक है, और 3 करैक्टर्स लेने हैं। O से अगर 3 करैक्टर्स लेना शुरू करें तो क्या बन जाएगा, OWE। सो str2 में क्या स्टोर हो जाएगा, OWE। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि सेकंड इंडेक्स नंबर से शुरू करके 3 करैक्टर्स लेने हैं। तो हमने जब str2 को प्रिंट करवाया नेक्स्ट स्टेटमेंट में system.out.println, हमने मैसेज लिखा 2 डॉट एंड str2 की वैल्यू, तो क्या आउटपुट आएगी, 2 डॉट OWE। सो लेट अस सी, क्या यही आउटपुट है, यस, 2 डॉट OWE। उसके बाद हमने एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर किया str3 नाम का, और इस बार हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, जो बाइट एरे को पास करवा रहा है। ठीक है, तो हमने बी एरे जो है कंस्ट्रक्टर को पास करवाया, और आपको मैंने अभी समझाया था कि अब जो स्ट्रिंग बनेगा जो str3 में स्टोर होगा वो एक्चुअली क्या होगा, वो 106 97 118 97 इनका स्ट्रिंग नहीं बनेगा, ये किनकी स्काई वैल्यूज हैं उन करेक्टर्स का स्ट्रिंग बनेगा। 106 है स्मॉल j की स्काई वैल्यू, 97 है स्मॉल a की स्काई वैल्यू, 118 होती है स्मॉल v की स्काई वैल्यू, एंड अगेन 97 होती है स्मॉल a की स्काई वैल्यू। सो कहने का मतलब str3 में अब क्या स्टोर हो जाएगा, JAVA स्मॉल लेटर्स में, जावा। और system.out.println से क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 डॉट, यानी तीसरे नंबर पे कौन सी आउटपुट है, str3 की वैल्यू, दैट इज जावा। नाउ लेट अस सी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक और हमने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, दैट इज str4, और इस बार हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया, इसको डिक्लेयर करते टाइम पे हमने वो कंस्ट्रक्टर यूज किया जिसमें हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं। और हमने क्या स्ट्रिंग पास करवाया, जावा प्रोग्रामिंग, एंड आके शायद फुल स्टॉप है। ठीक है, तो ये जावा प्रोग्रामिंग फुल स्टॉप स्ट्रिंग जो है str4 में ऐसा स्टोर हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तरीका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे जावा में स्ट्रिंग को वैल्यू देने के लिए। सो जब हमने str4 को प्रिंट करवाया, ओके, इसने str4 को प्रिंट करवाने की स्टेटमेंट ही नहीं लिखी, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी उसने 5 डॉट लिखा है। हम 4 डॉट लिख सकते हैं, आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो क्योंकि चौथे नंबर का है ये, तो इसने 5 डॉट लिखा है, और str5 की वैल्यू अब यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे आपने ठीक करना है, करेक्शंस हैं यहाँ पर आएगा 4 डॉट प्लस किसके साथ कंकैटिनेट किया हमने इसको, str4 की वैल्यू के साथ, तो आउटपुट आ जाएगी 4 डॉट जावा प्रोग्रामिंग एंड फुल स्टॉप सी। आउटपुट उसने ठीक शो की हुई है, प्रोग्राम में उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी हुई लिखने में। फाइन।
उसके बाद हमने एक str5 नाम का स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। एंड अब इस स्ट्रिंग को हमने कैसे बनाया, इस स्ट्रिंग को हमने बनाया एक स्ट्रिंग को पास करवा के, जो लास्ट कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा था। अब इसमें भी थोड़ी मॉडिफिकेशंस हैं, इसमें आप 5 की जगह 4 कर लोगे। आप ऐसे लिखोगे न्यू स्ट्रिंग str4, क्योंकि str4 हम बना चुके हैं, str5 तो हम अभी बना रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट एरर आ जाएगी ना इसमें कि str5 ही बनाने वाले हो और str5 को ही पास करवा रहे हो, ये उसकी मिस प्रिंटिंग है बुक की। तो न्यू स्ट्रिंग str4 स्ट्रिंग में क्या पड़ा हुआ है, जावा प्रोग्रामिंग डॉट, ठीक है, यही str5 में कॉपी हो जाएगा। और जब हम प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, यहाँ पर आ जाएगा 5 डॉट एंड str5 की वैल्यू दैट इज 5 डॉट जावा प्रोग्रामिंग फुल स्टॉप। आई होप इट इज़ क्लियर, और ये करेक्शन ज़रूर कर लेना, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये था कि अगर स्ट्रिंग के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाता है, जनरल क्वेश्चन कि स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, तो आपने थ्योरी के साथ ये वाला प्रोग्राम दे देना है विद आउटपुट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। कि स्ट्रिंग क्लास में जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो तो हमने पढ़ लिए, अब स्ट्रिंग क्लास के और मेंबर फंक्शंस कौन से हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो स्ट्रिंग वो जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको मेथड्स कह दो, ठीक है। सो स्ट्रिंग क्लास में कौन से मेंबर फंक्शंस हैं। द फर्स्ट मेंबर फंक्शन इज स्ट्रिंग लेंथ नाम का मेंबर फंक्शन है। अब नाम से पता लग रहा है लेंथ क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो बताएगा। प्रोग्राम से समझेंगे, थ्योरी आप पढ़ लेना। सो वी हैव डिक्लेयर्ड अ क्लास नेम्ड स्ट्रिंग लेंथ। आप क्लास का नाम कोई भी दे सकते हो, मेन फंक्शन उसमें पड़ा हुआ है। हमने एक str नाम का स्ट्रिंग बनाया और उसमें क्या स्टोर करवा दिया, हेलो संदीप, ठीक है। एंड अगर हम देख और लेंथ नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें क्या स्टोर करवाएंगे हम, str की लेंथ। तो क्या आउटपुट आएगी आप बताओ, कितनी लेंथ है str की। अब सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर लेते हैं, स्पेस भी काउंट होएगी। तो HELLO 5 तो ये हो गए, एक स्पेस हो गई 6, देन SAN 7 8 9, देन DEEP 10 11 12 13, देन देयर इज अ स्पेस 14 एंड एक्सक्लामेटरी 15। सो आप काउंट करो, इस पूरे लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ है 15। सो लेंथ वेरिएबल में 15 स्टोर हो जाएगा। और हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन से जब लेंथ को प्रिंट करवाना है, हमने लिखना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग str की वैल्यू इज हेलो संदीप इज कॉलन लेंथ की वैल्यू इज 15। सो इस तरह ये आउटपुट बनेगी। आई होप दिस फंक्शन इज क्लियर। पहला फंक्शन जो स्ट्रिंग क्लास में है दैट इज लेंथ फंक्शन, ठीक है। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज कंपेयर फंक्शन। कंपेयर करने के लिए जो फंक्शंस हैं, कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग क्लास में 2 फंक्शंस होते हैं, एक है इक्वल फंक्शन, एक है इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन। ये क्या है, इनको भी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, थ्योरी आप पढ़ लोगे जब आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ दीज 2 फंक्शंस, ठीक है। देखते हैं दोनों फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ये फंक्शन किसके लिए हैं, इक्वल्स फंक्शन एंड इक्वल्स इग्नोर केस। ये किसके फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हैं 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करने के लिए कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने एक क्लास बनाई स्ट्रिंग कंपैरिजन नाम की, आप कोई भी नाम दे सकते हो। देन देयर इज अ मेन फंक्शन। तो हमने इसमें 2 स्ट्रिंग्स बनाने हैं, 2 स्ट्रिंग्स बनाएंगे तभी तो उनको कंपेयर करेंगे ना। तो हमने एक str1 नाम का स्ट्रिंग बनाया जिसमें हमने देखो क्या स्टोर किया, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्मॉल लेटर्स में है, J कैपिटल है, P कैपिटल है और L कैपिटल है। एक हमने str2 नाम की स्ट्रिंग बनाई, इसमें भी हमने सेम स्टेटमेंट लिखी, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इस बार फर्क है कि जावा पूरा ही कैपिटल है और लैंग्वेज का L छोटा है, ठीक है। यानी चीज वही है, अपर लोअर केस का फर्क है। तो अब हमने देखना है कि जो इक्वल्स फंक्शन है क्या वो इन दोनों को इक्वल कहता है कि नहीं कहता, या दूसरा फंक्शन जो है इक्वल्स इग्नोर केस, क्या वो इन दोनों को इक्वल कहता है कि नहीं कहता। तो लेट अस सी। सो इसके लिए प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन हमने प्रिंट करवाया। क्या करवाया, पहले एक मैसेज प्रिंट हुआ str1 डॉट इक्वल्स str2 कॉलन। ये मैसेज है जो है एज सच प्रिंट हो जाएगा। एंड उसके बाद str1 डॉट इक्वल्स str2 की वैल्यू। अब ये क्या है, ये फंक्शन जो इक्वल्स फंक्शन है ना, इसमें हम एक पैरामीटर भेजते हैं
और पहला स्ट्रिंग इसको कॉल करवाता है, str1 जो है इक्वल्स फंक्शन को कॉल करवा रहा है और str2 एज अ पैरामीटर जा रहा है उसमें, ठीक है ना। तो इक्वल्स फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करेगा, एक एक चीज़ कंपेयर करेगा, छोटा बड़ा हो तो ये कहेगा इक्वल नहीं है। इक्वल्स फंक्शन जो है केस को इग्नोर नहीं करेगा। तो ये जो इक्वल्स फंक्शन है ये क्या कहेगा कि ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो स्मॉल ए है जावा का और जो कैपिटल ए है जावा का वो अलग अलग है, क्योंकि स्मॉल ए की स्काई वैल्यू कुछ और होती है, कैपिटल ए की स्काई वैल्यू कुछ और होती है। तो इक्वल्स फंक्शन के लिए ये दोनों सेम नहीं है स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो उसने फॉल्स आउटपुट दे दी। इक्वल्स फंक्शन या इक्वल्स इग्नोर केस, ये दोनों फंक्शंस ना दो आउटपुट्स देते हैं, ट्रू या फॉल्स, इनकी दो आउटपुट्स होती हैं। ये दो चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं अगर तो स्ट्रिंग इक्वल है, दोनों स्ट्रिंग्स जो कॉल करवा रही है इक्वल्स फंक्शन को एंड जो पैरामीटर से गई है, अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो इक्वल्स फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू। एंड अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है तो इक्वल्स फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में हमारा फॉल्स रिटर्न होगा। तो देखो पहली आउटपुट str1 डॉट इक्वल्स str2 कॉलन इज फॉल्स। चलो अब देखते हैं कि सेकेंड फंक्शन को स्टडी करते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा। सो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लाइन, और हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया, हमने करवाया str1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस और ब्रैकेट में सेकेंड स्ट्रिंग पास करवा दिया str2। मीन्स ये तो मैसेज है ना, ये तो ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा मैसेज कॉलन के साथ। अब क्या वैल्यू आउटपुट आएगी, आउटपुट आएगी str1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इसकी वैल्यू। अब ये फंक्शन के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रिंग को के केस को, केस कहते हैं कैपिटल स्मॉल लेटर्स, उनको इग्नोर करके देखेगा कि क्या इनकी वैल्यू सेम है। सो अगर हम केस को इग्नोर करते हैं तो पहली स्ट्रिंग भी यही है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड स्ट्रिंग भी यही है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो फंक्शन है इक्वल्स इग्नोर केस, ये उनको ट्रू कह देगा, ये दोनों इक्वल है क्योंकि इसने केस को इग्नोर कर देना है। सो देखो आउटपुट में ट्रू है। सो आई होप दिस फंक्शन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, और कुछ फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के काम आते हैं। उसमें से दो फंक्शंस हैं, एक है कंपेयर टू, एक है कंपेयर टू इग्नोर केस। अब ये दोनों फंक्शंस जो है ना, ये इन्होंने ये नहीं देखना कि स्ट्रिंग्स इक्वल हैं कि नहीं, इन्होंने ये देखना है कि कौन सा स्ट्रिंग अगर डिक्शनरी में बात करें तो पहले आता है, कौन सा स्ट्रिंग बाद में आता है। मीन्स कौन सा स्ट्रिंग छोटा है दोनों में से, कहने का मतलब। जैसे कि आप मान लो एक स्ट्रिंग है एप्पल, APPLE, ठीक है, एक स्ट्रिंग है एंट, ANT एंट। अब देखा जाए तो इन दोनों में से छोटा कौन सा, छोटा मीन्स जो डिक्शनरी में पहले आता है। सो अगर हम ABC करें तो ABCDFGHIJKLM N पहले आता है, देन P आता है। इसका मतलब एंट वर्ड जो है वो डिक्शनरी में पहले आएगा, फिर एप्पल वर्ड आएगा। सो ये काम अब इन दोनों फंक्शंस ने करना है, देखने के लिए कि विच इज़ ग्रेटर देन अदर और विच इज़ स्मॉलर देन अदर। सो तो कंपेयर टू फंक्शन स्ट्रिंग केस को इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन केस जो कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन है वो केस को इग्नोर करके देखेगा कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आता है, ठीक है। सो अगर तो पहले स्ट्रिंग जिसने कॉल किया है कंपेयर टू फंक्शन को, वो अगर छोटा है दूसरे स्ट्रिंग से, ठीक है, तो नेगेटिव आंसर आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होएगी विच वुड बी लेस देन 0। अगर पहला स्ट्रिंग str1 जिसने कंपेयर टू को कॉल किया डॉट ऑपरेटर से, वो str2 स्ट्रिंग से बड़ा है, जो एज अ पैरामीटर गया str2 स्ट्रिंग उससे बड़ा है, तो पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न होगा, ग्रेटर देन 0 रिटर्न होगा। एंड अगर दोनों इक्वल हैं स्ट्रिंग तो 0 रिटर्न होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाले दो फंक्शंस किए थे, सेम वही काम ये दो फंक्शंस करेंगे, बस ऊपर वाले फंक्शंस ट्रू फॉल्स रिटर्न करते थे, ये फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू या 0 रिटर्न करेंगे। फाइन। सो इस पेज में वही बबल सॉर्ट का प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा है, नीचे हमने कुछ भी नहीं करना है इस पेज के। देन नेक्स्ट पेज में भी हमने नेक्स्ट फंक्शन जो हमने पढ़ना है दैट इज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कंकैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के तीसरे स्ट्रिंग में डालना। जैसे एक स्ट्रिंग में हेलो स्टोर्ड है, एक स्ट्रिंग में वर्ल्ड स्टोर्ड है, हम दोनों को कंकैटिनेट कर देंगे तो बन जाएगा हेलो वर्ल्ड, दैट इज कंकैटिनेशन। सो इसके भी फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस हैं स्ट्रिंग क्लास में। तो इसको करने के ना एक्चुअली दो तरीके हैं।
एक तरीका है प्लस ऑपरेटर यूज़ करके, जो हम प्रिंट लाइन फंक्शन में हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं। हम हमेशा प्लस ऑपरेटर लगाते हैं ना डबल कोट्स वाले मैसेज को, एंड जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है उसको कंकैटिनेट करने के लिए बीच में प्लस ऑपरेटर लगाते हैं। सो प्लस भी स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करता है। ये एग्जाम्पल से देखो, हमने क्लास बनाई स्ट्रिंग कंकैटिनेट नाम की, अगेन आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसमें मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में 3 स्ट्रिंग्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रिंग str1, str2 एंड str3। str1 में जावा स्टोर करवाया, str2 में प्रोग्रामिंग स्टोर करवाया, str3 में हमने लैंग्वेज स्टोर करवाया। और हमने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का भी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, इसमें तीनों को कंकैटिनेट कर दिया, यानी पहले str1 देन str2 देन str3। तो हो गया क्या, तीनों जुड़ जाएंगे, जावा के बाद आ जाएगा प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बाद आ जाएगा लैंग्वेज। और जब हमने रिजल्ट को प्रिंट करवाया तो स्ट्रिंग जो है रिजल्ट में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग बन चुकी हुई है, तीनों को कंकैटिनेट करके वो देखो आउटपुट आ जाएगा। और आप देखो ये जो आउटपुट है ना, इसमें जावा के बाद एक स्पेस है, प्रोग्रामिंग के बाद भी एक स्पेस है। अगर आप ध्यान से देखो तो str1 में जब हमने जावा स्टोर करवाया साथ में एक स्पेस भी स्टोर करवाई है, ताकि ये तीनों वर्ड्स आपस में जुड़ ना जाएं, चिपक ना जाएं, ठीक है। और फिर हमें रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, हमें पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो एक तो ये तरीका है स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने का। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ बाय यूजिंग फंक्शंस। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। दिस इज़ द नेक्स्ट मेथड जिसमें हम मेंबर फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग क्लास का। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मेंबर फंक्शन? द नेम इज़ concat, CONCAT। तो CONCAT फंक्शन कैसे चलेगा इसका हम देखते हैं। अगर प्रोग्राम दिया हो तो हम प्रोग्राम से समझते हैं। नहीं, आई थिंक इसका प्रोग्राम हमें नहीं दिया हुआ, तो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में देखो, ये एक कोडिंग, ये एक पूरा प्रोग्राम नहीं दिया इसने, उस कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बस लिखी हुई हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग बनाया str1 स्ट्रिंग क्लास का। इसमें अगेन बुक में गलती है, यहाँ पे S कैपिटल आएगा स्ट्रिंग क्लास का, आपको पता है ना, इनबिल्ट क्लास है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये आप ठीक कर लेना। तो हमने str1 का एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जिसमें हमने डेली डाल दिया और आगे स्पेस भी डाली है, ध्यान से देखो। उसके बाद हमने str2 नाम का एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, ठीक है। str2 स्ट्रिंग में हम क्या डालेंगे, str1 डॉट कंकैटिनेट यूनिवर्सिटी, यानी str1 स्ट्रिंग में यूनिवर्सिटी वर्ड को कंकैटिनेट कर दो। str1 स्ट्रिंग में क्या, डेली स्पेस, तो क्या बन जाएगा, डेली स्पेस यूनिवर्सिटी, और ये सारी की सारी स्ट्रिंग str2 में स्टोर हो जाएगी। और जब हम str2 स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे प्रिंट लाइन फंक्शन से तो डेली यूनिवर्सिटी प्रिंट हो जाएगा। आई होप दिस मैथड इज ऑल्सो क्लियर टू यू। उसके बाद और बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग क्लास के। जो नेक्स्ट मेथड्स हैं, मैंने नंबरिंग दी हुई है सारे मेथड्स को, आपने PDF में से वही मेथड्स करने हैं जिसकी मैंने नंबरिंग दी हुई है, सारे नहीं करने आपने, ओके। सो जो नेक्स्ट मेथड्स हैं, मेथड 7, 8 एंड 9th, वो अब हम समझेंगे। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अब ये जो नेक्स्ट मेथड्स हैं 7 ऑनवर्ड्स, इनको मैं बुक से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मेथड्स वही हैं, उन्हीं मेथड्स को मैंने अपने नोट्स में इजी करके लिखा है। आप चाहो तो दोनों को कंपेयर कर लेना, ठीक है, और देख लेना कि बुक में हर मेथड कहाँ पे दिया हुआ है। सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज कैर एट। यहाँ पे थोड़ी सी आप कह लो थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैंने CHAT एट लिख दिया, इट इज़ CHAR कैर एट, ठीक है। कैरेट मेथड में C छोटा है, ऐड का A बड़ा है, ये ध्यान रखना, और इकट्ठा ही है, एक ही वर्ड है, जुड़ा हुआ है। इसकी रिटर्न टाइप है कैर, यानी ये मेथड करेक्टर टाइप का कोई डेटा रिटर्न करेगा, और इसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है जो कि इंटीजर टाइप का होगा। सो लेट अस सी कि कैसे वर्क करता है और ये होता क्या है। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रिंग str, और उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने डाला स्टूडेंट, ठीक है। ये स्ट्रिंग में स्टोर हो गया str में स्टूडेंट। फिर हमने एक कैर टाइप का वेरिएबल लिया करेक्टर नाम का, ये जैसे इंट वेरिएबल बनाते हैं a या इंट a, इंट b, फ्लोट a, फ्लोट b, ऐसे हमने कैर करेक्टर बना दिया। सो करेक्टर इज अ वेरिएबल ऑफ कैर टाइप एंड str इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, और str में हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है, स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, अब देखो ये कैर एट फंक्शन कैसे चलता है, यहाँ पर भी मैंने CHAT एट लिखा है, CHAR एक्चुअली। करना क्या है, हमने जिस स्ट्रिंग के साथ हम कैर एट लगा देते हैं और ब्रैकेट में हम जौन सा पैरामीटर दे देते हैं, उस स्ट्रिंग में उस लोकेशन पर कौन सा करेक्टर है वो रिटर्न होता है।
लाइक हमने क्या लिखा, राइट हैंड साइड देखो, str.char@3, यानी कि str में 3 इंडेक्स नंबर पर कौन सा करेक्टर है। सो देखो तो s स्टूडेंट का s 0 पे है, t 1 पे है, u 2 पे है और 3 पे d है। सो यानी ये जो कैरेट फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, थर्ड करेक्टर, जो थर्ड लोकेशन पर जो करेक्टर पड़ा है या थर्ड इंडेक्स नंबर पे जो करेक्टर पड़ा है उस करेक्टर को रिटर्न करेगा। तो डी रिटर्न हुआ और डी कहाँ स्टोर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड करेक्टर में। तो जैसे ही हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करेक्टर की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, सो व्हाट विल बी प्रिंटेड, डी वुड बी प्रिंटेड। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो था एक करेक्टर को रिटर्न करवाना, एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का एक पर्टिकुलर करेक्टर को रिटर्न करवाना। नेक्स्ट फंक्शन इज गेट कैर्स। इसमें अब देखो 4 पैरामीटर्स हैं, इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगेन हमने एक str नाम की स्ट्रिंग बनाई, उसमें स्टूडेंट डाल दिया। इसके साथ हमने एक एरे ARR नाम का करेक्टर एरे बनाया। सो करेक्टर एरे बनाने का क्या तरीका है, कैर ARR खाली ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू कैर और 6, यानी मैंने जो करेक्टर एरे बनाया है ARR नाम का, इसकी 6 साइज रख दी, यानी इसमें इंडेक्स नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखो, अब ये जो फंक्शन आप देखो गेट कैर्स, इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं होगा इस फंक्शन के, ठीक है, क्योंकि कुछ ये रिटर्न नहीं कर रहा। सो हमने क्या करना है, अगर हम लिखते हैं str.getChars, यानी str स्ट्रिंग में से कुछ करेक्टर्स उठाओ, कौन से उठाओ, अब आप इसके साथ साथ पैरामीटर्स के साथ भी कंपेयर करते जाओ। फर्स्ट पैरामीटर इज स्टार्ट, यानी 3 इंडेक्स नंबर से शुरू करो। 3 इंडेक्स नंबर है डी का और एंड कहाँ पे करो, 6 पे, 6 है टी, ठीक है, यानी कि DENT। ये हमने 4 करेक्टर्स उठाए, ठीक है। इनको फिर कौन से टारगेट एरे में स्टोर करवा दो, ARR में, और कहाँ स्टोर करवा दो, ARR की 0 पोजीशन से, यानी ARR 0 में चला जाएगा D, ARR 1 में चल जाएगा E, ARR 2 में चल जाएगा N और ARR 3 में चल जाएगा T। क्लियर। सो जब हम ARR को प्रिंट करवाएंगे, सो व्हाट वुड बी प्रिंटेड, DENT वुड बी प्रिंटेड। तो ये देखो ARR 0 में चला जाएगा D, ARR 1 में E, ARR 2 में N और ARR 3 में T। Clear? So this was the 8th member function of string class. Now 9th method of string class is toChar array. अब देखो इसमें एज अ पैरामीटर कुछ नहीं जा रहा, रिटर्न क्या कर रहा है, ये करेक्टर एरे रिटर्न कर रहा है। सो लेट अस सी toChar array फंक्शन कैसे वर्क करता है। हमने अगेन एक स्ट्रिंग बनाया str, उसमें स्टूडेंट डाल दिया, और हमने एक करेक्टर टाइप का एरे भी बनाया डेटा नाम का। कैसे बनाया, कैर डेटा खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू कैर 10, यानी हमने डेटा एरे का साइज कितना रख दिया, 10, यानी डेटा एरे का इंडेक्स नंबर 0 से 9 तक जाएगा। इतना क्लियर। उसके बाद आप देखो ये जो फंक्शन है toChar array, इसकी रिटर्न टाइप है करेक्टर का एरे, यानी ये करेक्टर टाइप का एरे रिटर्न करेगा, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक करेक्टर टाइप का एरे होना चाहिए इसका डाटा कलेक्ट करने के लिए, जो चीज़ ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको पकड़ने के लिए या स्टोर करने के लिए। सो स्टेटमेंट क्या बन गई हमारे, डेटा इक्वल्स टू str.toChar array। एक बात तो कॉमन है, जितने मेंबर फंक्शंस आप करोगे ना, वो हर एक कोई मेंबर फंक्शन str डॉट से ही कॉल होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं, और किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको पता है हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और डॉट ऑपरेटर चाहिए होता है। सो आप देखो जितने फंक्शंस हैं ना, हम str डॉट से कॉल करवाएंगे, पर किसी फंक्शन में रिटर्न टाइप होगी, किसी फंक्शन में नहीं होगी। जिस फंक्शन में रिटर्न टाइप होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ ना कुछ होगा, उसको वो रिटर्न वैल्यू को पिक करने के लिए या स्टोर करने के लिए, और जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ नहीं होगा, इक्वल्स टू का ऑपरेटर भी नहीं होगा। सो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा नाम का एक करेक्टर एरे है, बिकॉज इसकी रिटर्न टाइप है कैर एरे। अब ये फंक्शन करेगा क्या, लेट अस कम बैक टू द फंक्शन। फंक्शन इज toChar array, str.toChar array। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ना str स्ट्रिंग को तोड़ देगा इनटू करेक्टर्स, यानी कि str स्ट्रिंग में स्टूडेंट पड़ा है तो toChar array फंक्शन क्या करेगा, str स्ट्रिंग को करेक्टर्स में तोड़ देगा, यानी डेटा 0 में चला जाएगा S, डेटा 1 में चला जाएगा T, डेटा 2 में चला जाएगा U, डेटा 3 में D एंड सो ऑन टिल डेटा 6 में चला जाएगा T। देखने के लिए हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट किया, मैंने पूरा का पूरा एरे प्रिंट नहीं करवाया, मैंने कुछ डेटा की वैल्यूज प्रिंट करवाई, जैसे डेटा 0 करवाया, डेटा 2 करवाया और डेटा 5 करवाया। तो ध्यान से देखो, डेटा 0 में है S,
डेटा 2 में है u और डेटा 5 में है n, तो ये बन गया इसकी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट की आउटपुट आ जाएगी सन। क्लियर। नेक्स्ट मेंबर फंक्शन इज स्ट्रिंग कॉपी वैल्यू ऑफ, और ब्रैकेट में कैट टाइप का एक एरे है। अब देखो आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब, देखो ये जो फंक्शन है कॉपी वैल्यू ऑफ, इसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पर कोई स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा जो ये रिटर्न वैल्यू को पिक कर सके, और इसमें एक पैरामीटर है कैट टाइप का एरे, तो हमें इसको इस फंक्शन को कॉल करने के लिए एक कैट टाइप का एरे भी एज अ पैरामीटर देना पड़ेगा। ठीक है, सो चलो देखते हैं अब ये फंक्शन चलेगा कैसे। हमने एक स्ट्रिंग str बनाया स्ट्रिंग, ठीक है, और हमने एक करैक्टर एरे बनाया ARR 10 साइज का। ARR 0 में हमने G डाल दिया, ARR 1 में O डाल दिया, 2 में O डाल दिया और 3 में D डाल दिया। ये फंक्शन करेगा पता है क्या, ये फंक्शन क्या करता है, जो अब देखो मैंने लिखा str इक्वल्स टू कॉपी वैल्यू ऑफ ARR। अब आप कहोगे कि इसमें तो str डॉट हमने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस फंक्शन को str की ज़रूरत नहीं है। कैसे अभी आपको पता लग जाएगा। कॉपी वैल्यू ऑफ के ब्रैकेट्स में हमने ARR दिया, ठीक है, सो ARR एज एन आर्ग्यूमेंट गया। ये फंक्शन करेगा क्या, ARR में जो वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 में जो वैल्यूज़ हैं ना, उनको जोड़ के एक स्ट्रिंग बना देगा और str में वो स्ट्रिंग की स्ट्रिंग स्टोर कर देगा। यानी कॉपी वैल्यू ऑफ क्या करेगा, GOOD को जोड़ के गुड बना देगा और उसको str में कॉपी करवा देगा, और जैसे ही हम str को प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट आ जाएगी गुड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट मेंबर फंक्शन ऑफ या मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज स्ट्रिंग कॉपी वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब पिछला भी यही था कॉपी वैल्यू ऑफ, लेकिन इसमें एक ही पैरामीटर है, हम कैर का पूरा एरे दे रहे हैं कि पूरा का पूरा एरे जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इस फंक्शन में जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉपी वैल्यू ऑफ, नाम वही है क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग हुई है। एक फंक्शन 2 तरह का है, ठीक है, रिटर्न टाइप उसकी भी स्ट्रिंग थी, इसकी भी स्ट्रिंग है, लेकिन उसमें एक पैरामीटर था, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। ये कॉपी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करेगा, ये पूरे के पूरे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये उतने पोर्शन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा जितना हमने इंडेक्स और काउंट में मेंशन किया होगा। इसका यूसेज देखते हैं। हमने स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया str, और हमने एक एरे ARR बनाया, ठीक है, कैट टाइप का 10 साइज का, और ARR 0 में G डाल दिया, 1 में O, 2 में O और 3 में D डाल दिया। यानी एरे में, क्योंकि एरे ये करेक्टर एरे है तो हर करेक्टर अलग अलग डालना पड़ेगा एरे में, ठीक है। अब हमने किया कॉपी वैल्यू ऑफ। अगर मैं सिंपल ARR लिखूं, पिछला वाला फंक्शन यूज़ करूं, तो सारा का सारा एरे गुड जो है वो str में चला जाएगा। लेकिन इसमें मैं स्पेसिफाई करूंगी कि 0 इंडेक्स से शुरू हुए और 2 काउंट की वैल्यू है 2, यानी 0 के बाद 2 करेक्टर्स जो हैं वो str में जाएं। सिर्फ 0 के बाद 2 करेक्टर्स कौन से हो गए, 0 और 1, यानी G और O। सो अब गुड पूरा का पूरा str में नहीं जाएगा। स्टार्ट वैल्यू इज 0 और काउंट इज 2, सो 0 से लेके 2 वैल्यूज जाएंगी, यानी GO, ये str में जाएगा। और जब हम str को प्रिंट करवाएंगे तो GO प्रिंट हो जाएगा एज एन आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज इंडेक्स ऑफ। वेरी सिंपल, हम किसी भी स्ट्रिंग पर इंडेक्स ऑफ फंक्शन जब लगाएंगे और ब्रैकेट में एक करेक्टर टाइप का पैरामीटर देंगे, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि ये जो करेक्टर है उस स्ट्रिंग में कौन सी लोकेशन पे पड़ा है, जो पहली लोकेशन होगी उस करेक्टर की स्ट्रिंग में। देखो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है इंट, क्योंकि वो करेक्टर की लोकेशन बताएगा कि इस स्ट्रिंग में फलाना करेक्टर जो है इस लोकेशन पे है, इस इंडेक्स नंबर पे पड़ा है, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप इंट है। वो ये फंक्शन इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। किसका इंडेक्स नंबर, जो करेक्टर हम पैरामीटर में देंगे। समझने के लिए एग्जाम्पल देखो, एक हमने स्ट्रिंग बनाया str नाम का, उसमें स्टूडेंट डाल दिया। एक हमने इन टाइप का वेरिएबल बनाया वैल्यू, और हमने क्या लिखा, बिकॉज इस फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है इसलिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होगी, और इंट टाइप का वेरिएबल होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो हमने क्या लिखा, वैल्यू इक्वल्स टू str डॉट इंडेक्स ऑफ e। क्या मतलब, स्ट्रिंग में बताओ e का क्या इंडेक्स नंबर है। सो अगर आप देखो स्ट्रिंग में e का 4 इंडेक्स नंबर है, तो ये फंक्शन 4 रिटर्न करेगा और वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, और जैसे हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो 4 आउटपुट आ जाएगी। इजी। क्लियर। अब देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन के और भी टाइप्स हैं।
13, 14, 15, ये तीनों जो टाइप्स हैं ये वैल्यू ऑफ है, इंडेक्स ऑफ की 4 आप कह लो तरह के फंक्शंस हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग हुई है। जो ये 12th वाला था इसमें एक ही पैरामीटर है कैट टाइप का। 13 वाले में 3 पैरामीटर्स हैं, पहला करैक्टर, दूसरा इंट के कौन से इंडेक्स नंबर से हमने देखना शुरू करना है, फाइंड करना शुरू करना, अभी मैं करवाऊंगी। थर्ड जो इंडेक्स ऑफ है वो उसमें स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर दे रहे हैं, और फोर्थ जो इंडेक्स ऑफ है उसमें स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर और इंट एक वैल्यू दे रहे हैं कि कौन से इंडेक्स नंबर से शुरू करना है। यानी कहने का मतलब एक फंक्शन की 4 टाइप्स हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है, मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। सो लेट अस डिस्कस फंक्शन नंबर 13। सो दिस इंडेक्स ऑफ हाउ इट वर्क्स, इसकी भी रिटर्न टाइप इंट है। आप देखो सारे इंडेक्स ऑफ फंक्शंस की रिटर्न टाइप सेम है इंट, यानी ये सब इंडेक्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। पर ये जो फंक्शन है ये कैसे चलेगा, इसमें हमें करैक्टर देंगे, ऑफ कोर्स उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न होगा कि वो करैक्टर कहाँ पे पड़ा है स्ट्रिंग में, कौन से इंडेक्स नंबर पे पड़ा है, लेकिन चेकिंग जो है वो फ्रॉम इंडेक्स वाले वैल्यू से शुरू होगी। क्या मतलब, अभी क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने एक str नाम का स्ट्रिंग बनाया, उसमें स्टूडेंट स्टोर किया, एक वैल्यू नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया, और मैं लिखती हूँ str डॉट इंडेक्स ऑफ। अगर मैं पहला वाला 12th वाला इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज़ करूँ और मैं लिखूँ str डॉट इंडेक्स ऑफ t, क्योंकि उसमें एक ही पैरामीटर था ना, करैक्टर बस t, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी 1, कि पहला t जो है 1 लोकेशन पे पड़ा है। लेकिन इस बार मैं मेंशन कर सकती हूँ कि मैंने कौन से इंडेक्स नंबर से देखना शुरू करना है t को, तो मैंने मेंशन कर दिया 2, यानी 2 इंडेक्स के बाद देखो t कहाँ पर है, तो इसलिए देखो 6 लोकेशन पे अगला t पड़ा हुआ है। सो ये फंक्शन 6 वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब मैं वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगी तो 6 आउटपुट आएगी। क्लियर। नेक्स्ट मेंबर फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज अगेन इंडेक्स ऑफ, लेकिन इसमें हम एक करैक्टर नहीं भेज रहे कि इस करैक्टर की इंडेक्स नंबर बताओ कहाँ पड़ा है, हम एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं कि ये स्ट्रिंग बताओ कौन से इंडेक्स नंबर से शुरू हो रही है, ये स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स नंबर से शुरू हो रही है। सो इसको समझने के लिए एग्जांपल देखो, एक हमने str नाम का स्ट्रिंग बनाया, उसमें स्टूडेंट डाल दिया, एक वैल्यू नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया, ठीक है, और हमने क्या लिखा str डॉट इंडेक्स ऑफ डेंट। अब हम एक स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं, करैक्टर नहीं करवा रहे, ठीक है। यानी डेंट जो है, पहली अक्रेंस डेंट की स्टूडेंट में कहाँ है, और देखो कहाँ है, 3 से शुरू हो रही है। सो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 3, और 3 वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, और जैसे वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, देखो आप मैच करो, ऊपर वाले इंडेक्स ऑफ में सिर्फ एक ही पैरामीटर है स्ट्रिंग, नीचे वाले इंडेक्स ऑफ में 2 पैरामीटर्स हैं, एक स्ट्रिंग, और हम बता सकते हैं कि हमने चेकिंग कौन से इंडेक्स से शुरू करनी है स्ट्रिंग की। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखो, मैंने एक स्ट्रिंग str बनाया, उसमें कुकम्बर डाला, ठीक है, और एक वैल्यू नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया। अगर मैं ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करूं, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग s, बस ये वाला फंक्शन, तो कुकम्बर मैं अगर लिखूं इंडेक्स ऑफ cu की पहली अकरेंस क्या है, तो मेरा आउटपुट आना है 0 में cu शुरू होता है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन में मैंने क्या किया, इस फंक्शन में मैंने कहा कि इंडेक्स ऑफ cu की अक्रेंस बताओ कहाँ पे है, लेकिन 1 से शुरू करो देखना। तो 1 के बाद अगर cu की अक्रेंस देखें तो 2 पे जाके cu शुरू होता है, सो इसकी आउटपुट क्या आएगी 2। और अगर हम ऊपर वाला यूज़ करते हैं फंक्शन जिसमें सिर्फ हमने स्ट्रिंग ही भेजना है, तब आउटपुट आती है 0, क्योंकि हमने तब इंडेक्स नंबर नहीं मेंशन किया कि कहाँ से देखना शुरू करना है, तो वो स्टार्टिंग से ही शुरू करेगा ऊपर वाले फंक्शन में। लेकिन इस फंक्शन में मेंशन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से ढूंढना शुरू करो cu को, ठीक है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट 4 फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास आर लास्ट इंडेक्स ऑफ, यानी फंक्शन यही है लास्ट इंडेक्स ऑफ, लेकिन इसके 4 टाइप्स हैं। जैसे अभी हमने इंडेक्स ऑफ का देखा ना, उसकी 4 टाइप्स हैं, ऐसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ की 4 टाइप्स हैं। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ की जो वर्किंग है बिल्कुल सेम है इंडेक्स ऑफ की तरह, और अब देखो फंक्शंस भी बिल्कुल सेम है। जैसे इंडेक्स ऑफ के 4 फंक्शंस थे, एक में सिर्फ हम करैक्टर पास कर सकते हैं, दूसरे में करैक्टर और कहाँ से देखना शुरू करना है उस करैक्टर को, तीसरे में स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, और चौथे में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ढूंढना कहाँ से शुरू करना है। इसी तरह लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी देखो यही 4 तरह के फंक्शंस हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें अब ढूंढने का काम पीछे से शुरू होगा, एंड से शुरू होगा स्ट्रिंग की,
इंडेक्स ऑफ में स्टार्टिंग से शुरू होता है, यहाँ से एंड में। अगर हमने एंड से देखना है कि ये पहली अकुरेंस कहाँ है इस करेक्टर की या इस स्ट्रिंग की, लास्ट से देखना शुरू करना है, तब लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे। समझने के लिए मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिया चारों को समझाने के लिए फंक्शंस को। मैंने str स्ट्रिंग ली, उसमें कुकम्बर डाल दिया और एक वैल्यू टाइप का इंटीजर वेरिएबल लिया जो कि रिटर्न वैल्यू को स्टोर करेगा। सबसे पहले मैंने पहला वाला लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज़ किया जिसमें हम सिर्फ करेक्टर पास करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ u, यानी पीछे से शुरू करो और सबसे पहले u की अकरेंस देखो कहाँ है। तो आप देखो तो यहाँ आ जाती है 3 पे। सो 3 वैल्यू रिटर्न होगी और जब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ को अब दूसरा इसका वर्जन यूज़ किया जिसमें 2 चीज़ें हम एज अ पैरामीटर देते हैं कि एक तो करेक्टर कौन सा ढूंढना है और कौन से इंडेक्स नंबर के बाद से ढूंढना है। ढूंढना तो पीछे से ही ऑफ कोर्स उसने, क्योंकि लास्ट इंडेक्स ऑफ है। कौन सा करेक्टर ढूंढना है और कौन से इंडेक्स नंबर के बाद से ढूंढना है। तो हमने कहा कि यू ढूंढो लेकिन 2 इंडेक्स नंबर के बाद ढूंढो। तो देखो अगर 2 इंडेक्स नंबर से पहले देखें तो एक 3 पे यू पड़ा है, पर वो कैंसिल हो जाएगा, कंसिडर नहीं होगा क्योंकि हमने 2 इंडेक्स नंबर के बाद देखना है। तो 2 पीछे से शुरू करना है, तो 2 इंडेक्स नंबर के बाद तो 2 ही बचे, 1 और 0। तो 1 में यू पड़ा हुआ है, सो 1 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह जो तीसरा वेरिएंट है इसका, उसमें है हम स्ट्रिंग भेजेंगे और लास्ट से स्ट्रिंग ढूंढनी शुरू हो जाएगी। यानी हमने CU स्ट्रिंग ढूंढनी है पीछे से, तो पीछे से देखो CU स्ट्रिंग कहाँ आ जाती है, ये आ जाती है 2 3 पे और स्टार्टिंग इंडेक्स इज 2, सो 2 वैल्यू रिटर्न होगी। और फोर्थ वेरिएंट है जिसमें हम स्ट्रिंग तो ढूंढ रहे हैं लास्ट से, लेकिन इंडेक्स नंबर भी मेंशन कर रहे हैं कि इस इंडेक्स नंबर के बाद में ढूंढो कहाँ आ रहा है। सो मैंने लिखा CU और इंडेक्स नंबर 1। सो 1 से पहले CU कहाँ आ रहा है, अगर देखा जाए तो CU 0 1 पे है। यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए, आप खुद कर लेना। यहाँ पर मुझे CU 2 लिखना चाहिए था कि 2 के बाद देखो CU की अकरेंस कहाँ पर है। तो 2 के बाद CU की अकरेंस, 2 के बाद तो 0 और 1 ही बचे और 0 पे CU की अकरेंस है, सो आउटपुट 0 आएगी। तो यहाँ करेक्शन कर लो, फोर्थ वाले में 1 की जगह 2 कर लो। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट फंक्शन इज स्टार्ट्स विद एंड्स विद। वेरी सिंपल, ठीक है। स्टार्ट्स विद ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारा स्ट्रिंग जिस पे हम स्टार्ट्स विद लगा रहे हैं वो इस स्ट्रिंग से शुरू हो रहा होगा, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर नहीं शुरू हो रहा होगा। सिमिलरली एंड्स विद, अगर हमारा स्ट्रिंग जिस पे हम एंड्स विद फंक्शन को चला रहे हैं str डॉट एंड्स विद, उस वो str अगर इस स्ट्रिंग से एंड हो रहा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई str और उसमें क्या डाल दिया, हाउ आर यू, और क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है। अब मैंने अब देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में ही मैंने तीनों फंक्शंस को कॉल किया, मतलब दोनों फंक्शंस को कॉल किया, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद को भी। सो पहली स्टेटमेंट देखो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट str डॉट स्टार्ट्स विद हाउ। तो क्या str जो है हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, क्या ये हाउ से शुरू हो रहा है? यस, ये शुरू हो रहा है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि बूलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है। देखो बूलियन वैल्यू इज बीइंग रिटर्न्ड, यानी इधर ट्रू और फॉल्स वुड बी रिटर्न्ड। सो क्योंकि बूलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है एंड एक्चुअली में वाकई ही हमारा स्ट्रिंग हाउ से शुरू हो रहा है, सो दिस होल फंक्शन कॉल स्टेटमेंट विल रिटर्न ट्रू। और क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। अगला है कि क्या str स्टार्ट्स विद स्मॉल HOW, नो, वो तो कैपिटल HOW से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि स्मॉल h और कैपिटल H, स्मॉल o और कैपिटल O, स्मॉल w एंड कैपिटल W, इनकी स्काई वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। सो जावा विल डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल हाउ एंड कैपिटल हाउ, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। नो, द स्ट्रिंग इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल हाउ। Next is the string ending with YOU capital? No, string is not ending with YOU because question mark भी पड़ा हुआ है, so false would be returned. And last is क्या string YOU question mark से end हो रही है, then true. I hope these functions are clear. Next 3 functions of string class are replace, replace first and replace all. बहुत सिंपल है। रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, हम एक पुराना करेक्टर बताएंगे और एक नया करेक्टर बताएंगे, तो स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ वो पुराने वाला करेक्टर होगा उसको नए करेक्टर से रिप्लेस कर देगा, ठीक है।
सो लेट अस सी। तो रिप्लेस फंक्शन कैसे चलता है, हमने एक स्ट्रिंग बनाई str नाम की और उसमें क्या डाल दिया, मैंने एक स्टेटमेंट डाल दी या स्ट्रिंग डाल दी, दिस बुक इज़ अ गुड बुक, और मैंने इसमें एक न्यू str नाम का स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। कैसे, स्ट्रिंग न्यू str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। अब सबसे पहले मैं रिप्लेस फंक्शन की यूटिलिटी देखती हूँ कैसे चलेगा। सो रिप्लेस फंक्शन में वी हैव 2 पैरामीटर्स, एक ओल्ड करेक्टर एक नया करेक्टर, यानी दोनों पैरामीटर्स कैर टाइप के होंगे, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इसलिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू str को रखना पड़ा ताकि वो नई स्ट्रिंग जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको एक्सेप्ट कर ले, स्टोर कर ले। सो देखो मैंने क्या लिखा, न्यू स्ट्रिंग या न्यू str इक्वल्स टू str डॉट रिप्लेस, जितने बीज हैं यहाँ पे str स्ट्रिंग में सबको h से रिप्लेस कर दो। सो आप देखो जितने बी हैं अगर h से रिप्लेस हो गए तो क्या बन जाएगा, दिस हुक इज़ अ गुड हुक, मीन्स चाहे चलो लॉजिकल नहीं है बट ऐसा कुछ बन जाएगा। सो पहले रिप्लेस की आउटपुट अगर हम देखें, सो सी दिस हुक इज़ अ गुड हुक, क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन इज रिप्लेस फर्स्ट। तो रिप्लेस फर्स्ट में अब 2 पैरामीटर्स हैं, अब इसमें करेक्टर पैरामीटर नहीं है, इसमें स्ट्रिंग पैरामीटर्स हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, पुरानी स्ट्रिंग को नई स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा, स्ट्रिंग। अब हमें स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। सो इसकी यूटिलिटी देखते हैं रिप्लेस फर्स्ट की। सो सी मैंने क्या लिखा कि न्यू अंडरस्कोर str इक्वल्स टू str डॉट रिप्लेस फर्स्ट, यानी जो पहली बुक की अक्यूरेंस है उसको हुक में कन्वर्ट कर दो। तो पहली बुक की अक्यूरेंस हुक में कन्वर्ट होएगी। सो स्टेटमेंट बन जाएगी, दिस हुक इज़ अ गुड बुक। सी दिस हुक इज़ अ गुड बुक, क्लियर। एंड लास्ट फंक्शन इज रिप्लेस ऑल, और इसमें भी 2 स्ट्रिंग के पैरामीटर्स हैं, यानी जहाँ जहाँ ये पुरानी स्ट्रिंग आ रही है वहाँ वहाँ नई स्ट्रिंग के साथ उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब पुरानी स्ट्रिंग क्या है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं रिप्लेस ऑल का। सो हमने लिखा कि जहाँ जहाँ बुक वर्ड आ रहा है वहाँ वहाँ उसको लुक के साथ रिप्लेस कर दो। सो स्ट्रिंग है हमारी दिस बुक इज़ अ गुड बुक, तो बुक लुक के साथ अगर रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस लुक इज़ अ गुड लुक। सो दिस लुक इज़ अ गुड लुक, हर जगह रिप्लेस हो गया, रिप्लेस ऑल था। आई होप दीज मेंबर फंक्शंस या मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास आर ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट मेथड इज सब स्ट्रिंग, और इसके भी 2 वेरिएंट्स हैं। सब स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रिंग में से एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग में से कुछ एक्सट्रैक्ट करके छोटा सा स्ट्रिंग वो रिटर्न कर देगा। तो इसमें एक वेरिएंट ऐसा है जिसमें एक सिर्फ पैरामीटर है जो कि सिर्फ स्टार्ट वैल्यू बताएगा कि यहाँ से एंड तक का स्ट्रिंग उठाओ और उसको रिटर्न कर दो। दूसरा स्टार्ट और एंड दोनों वैल्यू दे रहा है। देखो कैसे चलेगा, सब स्ट्रिंग फंक्शन कैसे चलेंगे, 2 तरह के सब स्ट्रिंग फंक्शंस। सो सी मैंने एक स्ट्रिंग बनाया str नाम का, उसमें स्टूडेंट डाल दिया, और एक मैंने न्यू str नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि जो मेरे दोनों फंक्शंस हैं, सब स्ट्रिंग के दोनों जो वेरिएंट्स हैं, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे, तो मुझे स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ इसको उठाने के लिए, ये जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं उसको पिक करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए मैंने न्यू str बनाया। मैं लिख रही हूँ न्यू str इक्वल्स टू str डॉट सब स्ट्रिंग 3। क्या मतलब, यानी जो str है उसमें 3 इंडेक्स नंबर से शुरू हो जाओ और एंड तक जाओ, जो स्ट्रिंग बना उसको उठाओ और न्यू str में डाल दो। सो देखो 3 से क्या शुरू हो रहा है, DENT। सो DENT जो है वो न्यू str में चला जाएगा, और जैसे ही हम न्यू str को प्रिंट करेंगे तो सी डेंट आउटपुट आ गई, क्लियर। जो दूसरा वेरिएंट है सब स्ट्रिंग का, वो क्या करेगा, वो स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यूज को बताएगा, यानी 0 से स्टार्ट करो और 3 तक की जितनी सब स्ट्रिंग बनी है उसको न्यू str में डाल दो। सो अगर हम देखें अपनी स्ट्रिंग तो 0 से 3 तक क्या बना, STUD। तो STUD वैल्यू न्यू स्ट्रिंग में जाएगी, न्यू str में, और जब उसको प्रिंट करेंगे तो सी STUD प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप दीज 2 फंक्शंस आर ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट, these are the last 3 functions. Next function is trim.
ट्रिम फंक्शन बहुत सिंपल है। ट्रिम फंक्शन जब हम किसी स्ट्रिंग पे लगाएंगे तो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग के जो आगे के जो स्पेसिस हैं और लास्ट में जो स्पेसिस हैं उनको हटा देगा, बस स्पेसिस को एलिमिनेट कर देगा। तो समझने के लिए मैंने एक str स्ट्रिंग बनाई, उसमें हेलो डाल दिया और हेलो के पहले भी कुछ स्पेसिस हैं, हेलो के बाद एक्सक्लामेटरी के बाद भी कुछ स्पेसिस हैं। तो मैंने एक न्यू स्ट्रिंग बनाई क्योंकि ट्रिम फंक्शन की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो रिटर्न करेगा ट्रिम फंक्शन, उसको स्टोर करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैंने न्यू स्ट्रिंग उसके लिए यूज़ की। मैंने लिखा न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू str.trim, यानी str को ट्रिम कर दो, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा, न्यू स्ट्रिंग में क्या स्टोर हो जाएगा, न्यू स्ट्रिंग में हेलो एक्सक्लामेटरी ही स्टोर हो जाएगा, एक्सक्लामेशन ही स्टोर हो जाएगा, लेकिन आगे के और पीछे के स्पेसेस हट जाएंगे। सो आउटपुट देखो, जब मैंने पहले स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया था तो इस तरह की आउटपुट आई, क्योंकि पहले भी स्पेसेस पड़े हैं, बाद में भी स्पेसेस पड़े हैं। लेकिन जब बाद में मैंने प्रिंट करवाया, न्यू ट्रिम करने के बाद जब मैंने न्यू str को प्रिंट करवाया, तब स्टार्टिंग में ही हेलो आ गया क्योंकि स्पेसेस हट गई। क्लियर? And the last two functions or methods of string class are two uppercase and two lowercase. Very easy. नेम से ही पता लग रहा है, जब हम किसी स्ट्रिंग पे टू अपर केस लगाएंगे तो वो सारा का सारा स्ट्रिंग अपर केस में चेंज हो जाएगा, और जब हम किसी स्ट्रिंग पे टू लोअर केस लगाएंगे तो सारा का सारा स्ट्रिंग टू लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एग्जाम्पल, मैंने एक str स्ट्रिंग बनाया और उसमें क्या डाला, शी इज़ रीटा। अब देखो कुछ चीज़ें कैपिटल में है, कुछ चीज़ें स्मॉल में है, जान के मैंने लिखी ताकि आपको फंक्शन क्लियर हो जाए, टू अपर केस एंड टू लोअर केस। अब मैंने एक स्ट्रिंग अपर नाम का बनाया, एक स्ट्रिंग लोअर नाम का बनाया। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शंस की रिटर्न टाइप से कुछ स्ट्रिंग है, तो अगेन हमें एक स्ट्रिंग चाहिए जो इन फंक्शंस की जो डेटा जो ये रिटर्न करेंगे उनको स्टोर कर सके। फिर मैंने स्टेटमेंट लिखी अपर इक्वल्स टू str डॉट टू अपर केस, यानी str की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दो और अपर में स्टोर करवा दो। यानी अपर स्ट्रिंग में क्या स्टोर होगा, सारी की सारी स्ट्रिंग अपर केस में स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली लोअर स्ट्रिंग में क्या स्टोर हो, str को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, सारी की सारी str को, और उसको लोअर में स्टोर कर दो। अब मैं तीनों चीज़ों को प्रिंट करवाऊंगी, एक मैं str को प्रिंट करवाऊंगी, एक अपर को, एक लोअर को। इसके आउटपुट नेक्स्ट पेज पे आप याद रखना, मैंने एक str को प्रिंट करवाया, एक अपर को, एक लोअर को। तो मेरी आउटपुट क्या आई, सी मेरी आउटपुट आई, पहले तो मैंने सिंपल str को प्रिंट करवाया था तो जैसे str था वैसे ही आ गई। फिर मैंने अपर प्रिंट करवाया था तो उसमें ये पूरा सेंटेंस अपर केस में स्टोर हुआ था, तो ये शी इज़ रीटा अपर केस में आ गया। और जब मैंने लोअर को प्रिंट करवाया तो उसमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट होकर स्टोर हुआ था, तो इसमें सारा कुछ लोअर केस में आ गया। क्लियर? सो दीज वर ऑल मेंबर फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास। इसके अलावा भी बहुत हैं, बट हमने 29 डिस्कस कर लिया, दे आर मोर देन इनफ। आई होप इट इज़ क्लियर।